नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीपीएससी माइंड्स में। आज हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित डीएसओ परीक्षा का प्रश्न के हल को देखेंगे, जो आने वाली किसी भी परीक्षाओं के लिए बीपीएससी 71 और टीआरई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इसका आंसर देखते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का। यहाँ से आपको एक थीम का अंदाजा लगेगा कि 71 में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल विजेता कौन बनी? तो फ्रेंच ओपन का पूछा है, कोको गॉफ विजेता थी। तो आंसर हो जाएगा ए, कोको गॉफ। और यह यूएसए की थी कोको गॉफ। इन्होंने बेलारूस की आरेना सेवालेंका को हराया है। तो आप लोग चारों विमल्डन अच्छा से कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? यहाँ पर माल्डोवा, बेलारूस, रोमानिया और स्लोवाकिया ऑप्शन में दिया हुआ है। और ये उपयुक्त सभी जो है सीमा साझा करता है यूक्रेन के साथ। यूक्रेन के साथ टोटल 7 देश ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं: बेलारूस, हंगरी, माल्डोवा, पोलैंड, रोमानिया, रसिया और स्लोवाकिया। तो विश्व में जहाँ भी कोई लड़ाई हो रहा है और शांत क्षेत्र है, वहाँ आप लोग मैप में जरूर देखिएगा उसको। हॉर्मुज जलडमरू निम्नलिखित में से किस खाड़ी के बीच है? तो यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच है। तो आंसर हो जाएगा सी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। दो 2024 में नाइजर के साथ साथ किन अन्य देशों ने पश्चिमी अफ्रीका राज्यों के आर्थिक समुदाय ECOWAS से अपनी वापसी की घोषणा की है? तो नाइजर के साथ साथ, तो नाइजर ने भी वापसी की घोषणा की है। और इसके बाद माली है और बुर्किना फासो है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 और 4। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा, नाइजर, माली और बुर्किना फासो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात क्या है? तो आंसर होगा ए, 919। इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? तो आंसर होगा सी, आदित्य L1। तो इसरो ने जो भी महत्वपूर्ण मिशन 2025 और 24 में अक्टूबर के बाद जो भी लॉन्च किया है, वो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह युगांडा के राजधानी काम्पाला में आयोजित किया गया है। तो आंसर होगा डी, युगांडा। जितना भी शिखर सम्मेलन इस बार हुए हैं, सभी को एक बार देख लेना है परीक्षा से पहले। किस देश ने फिलिस्तीन में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया और इसे नरसंहार बताया है? तो आंसर होगा ए, दक्षिण अफ्रीका। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो ऑपरेशन गंगा का संबंध कहां से है? यूक्रेन से है। 1 का 4 हो गया। ऑपरेशन कावेरी, सूडान, बी का 3। ऑपरेशन अजय, इजराइल। और ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा डी, सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड। किस कंपनी ने भारत की आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है? तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि आकाश तीर क्या है? तो भारत की एक वायु रक्षा प्रणाली है। वायु रक्षा प्रणाली है। कौन विकसित किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसको विकसित किया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? तो जॉन मैकार्थी,
वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो बीपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन डी, जॉन मैकार्थी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उन दुर्लभ मृदा धातुओं रेयर अर्थ मेटल में से नहीं है जिनका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण में किया जाता है? तो रेडियम जो है वो रेयर अर्थ मेटल नहीं है, तो आंसर ए होगा। रेडियम रेयर अर्थ मेटल नहीं है। तो रेयर अर्थ मेटल को इस बार अच्छे से करके जाना है 71वीं बीपीएससी के लिए। रेयर अर्थ मेटल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वंडर ड्रग ओजेम्पिक का निर्माता नोवो नॉर्डिक्स किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कंपनी है? तो ध्यान रखना है कि डेनमार्क की कंपनी, ऑप्शन बी डेनमार्क। वंडर ड्रग ओजेम्पिक, ड्रग का नाम क्या है? ओजेम्पिक का निर्माता जो है नोवो नॉर्डिक्स किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य कंपनी है? तो डेनमार्क। दिसंबर 2024 में किसे हराकर डी गुकेश ने सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने? तो इन्होंने डिंग लिरेन को हराया था। ये किस देश से हैं? चाइना से, चीन के हैं डिंग लिरेन। और ये जो प्रतियोगिता हुई थी सिंगापुर में आयोजित की गई थी। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर कौन जीता है? डी गुकेश जीता है। किसे हराया गया है? डिंग लिरेन, चाइना के हैं। प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया गया था? सिंगापुर में। सिंधु जल संधि 1960 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अभी भारत पाकिस्तान जो वार चल रहा था उसमें सिंधु जल संधि को भारत सरकार ने वर्तमान में इसको स्टे लगा दिया है, इसलिए प्रश्न पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर है, इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। यह संधि जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मास्टर अयूब खान के बीच लाहौर में हस्ताक्षरित की गई थी। तो यह लाहौर में नहीं, कराची में हस्ताक्षरित की गई थी संधि। कराची में हुआ था यह संधि, ध्यान रखना है। 1960 में यह संधि हुआ था। इस संधि ने भारत को चिनाब, सिंधु और झेलम नदियों से जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति दी। तो यह पाकिस्तान को अनुमति दिया था, भारत को नहीं। चिनाब, सिंधु और झेलम की नदियों की अनुमति पाकिस्तान को मिली थी। और अस्थाई सिंधु आयोग में भारत और पाकिस्तान के एक एक आयुक्त होते हैं। तो यह कथन सही है आपका। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है कि सिर्फ केवल 3, तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जितनी भी घटनाएं हुई है, जो महत्वपूर्ण घटना है, वहां से करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, तो वहां अच्छे तरीके से ध्यान देना है। वहां पर भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ साथ किस अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्री 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले एक्जियम 4 मिशन का हिस्सा थे? तो शुभांशु शुक्ला तो गए ही थे, साथ में इनके कौन कौन गए थे? उस देश का नाम पूछ लिया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से थे, पोलैंड से थे और हंगरी से थे। तो आंसर हो जाएगा आपका 1, 3 और 4। तो आंसर डी हो जाएगा 1, 3 और 4। आइए जानते हैं कौन कहां से थे। पैगी विटसन थे। यूएसए से कौन थे? पैगी विटसन। यूएसए से थे पैगी विटसन। और पोलैंड से थे स्लावेश उजांस्की। स्लावेश उजांस्की थे पोलैंड से। और हंगरी से थे टिबूर कपू। हंगरी के कौन थे? टिबूर कपू। तो आपको तीनों का नाम और किस देश से है याद रखना है। तो इसका आंसर क्या था? यूएसए, पोलैंड और हंगरी। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों का सबसे अधिक प्रतिशत किस देश से है? तो इसका आंसर होगा बी, नेपाल। और दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे नेपाल के स्टूडेंट है भारत में, और दूसरे नंबर पर है अफगानिस्तान। ध्यान रखना है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कथन सही है, पूछ रहा है आपसे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 3। तो 97% घरों में बिजली है, ये कथन सही है। और 96% घरों में बैंक या डाकघर खाता है, तो ये सही है। पहला और चौथा गलत है। 90% घरों में आबादी के पास आधार कार्ड है, तो ये 90 नहीं 96% के आसपास है। और फिर 83% घरों में शौचालय है, तो ये 83 नहीं है, ये 70% के आसपास है। %70 के आसपास ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है। तो आप लोग NFHS 5 के डेटा को अच्छा से करके जाइएगा। नीली अर्थव्यवस्था अर्थात ब्लू इकोनॉमी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि ऑप्शन हो जाएगा बी, महासागरों, समुद्रों और तटों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां। लक्षद्वीप कितने द्वीपों से बना है? तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी, 36 द्वीप से। भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला मैत्री सेतु किस नदी पर बना है? तो आंसर होगा डी, फैनी नदी। तो आपको याद रखना है कि यह जो मैत्री सेतु है कहाँ पर बना हुआ है? तो त्रिपुरा में बना है और त्रिपुरा और बांग्लादेश को जोड़ती है। ध्यान रखना होगा आपको ये कि त्रिपुरा और बांग्लादेश को जोड़ती है और किस नदी पर है? फैनी नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है, पूछ रहा है। तो यूनाइटेड किंगडम जो है क्वाड का सदस्य नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, USA और जापान जो है क्वाड का सदस्य देश है। भारत क्यों मायने रखता है अर्थात व्हाई इंडिया मैटर्स पुस्तक कौन लिखे हैं? तो S जयशंकर की पुस्तक है। व्हाई इंडिया मैटर्स ऑप्शन ए हो जाएगा, S जयशंकर। संयुक्त राष्ट्र अभ्यास सदा तंसिक भारत और किस देश के बीच आयोजित की गई है? तो सदा तंसिक किस देश का है? तो भारत और सऊदी अरब का है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और सऊदी अरब। सदा तंसिक। नीति आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2018 में स्थापित हुआ था, ये गलत है। नीति आयोग 2015 में बना है, 1 जनवरी 2015 में। यह योजना आयोग का प्रतिस्थापन है, तो सही है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, यह भी सही है। और नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, यह भी सही है। आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। केवल एक कथन वहां गलत थे, सत्य कथन पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के कार्य हैं? तो ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करना, कार्यक्रमों और पहलों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध मेडल के साथ साझेदारी। तो ध्यान रखना है कि सभी नीति आयोग के कार्य हैं। ऑप्शन डी ए हो जाएगा, उपयुक्त सभी। योजना अवधि के मध्य निम्नलिखित बिंदु लक्ष्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसको सजाना है कि कौन किस पंचवर्ष योजना से संबंधित है। तो बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर तेजी से औद्योगिकरण, उसके बाद है जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय के साथ विकास, लिंग असमानता में कमी के साथ तीव्र और समावेशी विकास, विस्तारित अर्थव्यवस्था की स्थितियां बनाकर गरीबी की समस्या पर सीधा प्रहार करना। तो मैंने जब इसको देखा तो यहाँ ऑप्शन कोई मैच नहीं खा रहा है। इसका आंसर जो होगा 1, 2, 4, 3 होना चाहिए मेरे हिसाब से। बीपीएससी क्या आंसर देती है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आंसर होगा 1, 2, 4 और 3। पहले जो आता है वह बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर तेजी से औद्योगिकरण, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आया था। उसके बाद जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय के साथ विकास 5वीं पंचवर्षीय योजना में आता है। फिर ऑप्शन 4 आते हैं प्रश्न का, विस्तारित अर्थव्यवस्था की स्थितियां बनाकर गरीबी की समस्या पर सीधा प्रहार, यह 6ठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। और लिंग असमानता कमी के साथ तीव्र और समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का था। आप लोग अगर देख लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था, पूछ रहा है। तो समावेशी विकास था, पोषणीय विकास था, तेज विकास था,
और ये नहीं था कि 2015 तक शून्य राजकोष से घाटा, ऐसा कोई पंचवर्ष योजना में नहीं बताया गया है। 10वीं पंचवर्ष योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? तो 10वीं पंचवर्ष योजना की लक्ष्य वृद्धि दर 8% थी। ऑप्शन हो जाएगा डी। 10वीं पंचवर्ष योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? 8%। तो देख रहे हैं आप लोग कि पंचवर्ष योजना से लगातार 3-4 प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, तो पंचवर्ष योजना को भी अच्छा से करना है, बढ़िया से देख लेना है। ऐसे डीएसओ परीक्षा का था तो यहाँ तो पूछना ही था, लेकिन फिर भी बीपीएससी में जरूर पूछेगा। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बोल रहा है कि नीति आयोग के 7 स्तंभ उद्देश्य हैं और इसके 3 विशेष विंग हैं। तो दोनों कथन सही है। आंसर हो जाएगा सी, दोनों 1 और 2 सही हैं। नीति आयोग के 7 स्तंभ हैं और 3 विशेष विंग हैं। कौन कौन विशेष विंग है? तो रिसर्च विंग, कंसल्टेंसी विंग और टीम इंडिया विंग, ये 3 विंग है नीति आयोग के। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो बोल रहा है कि अभिकथन 1, नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है और इसका कारण है यह बदलाव एक वैश्विक दुनिया में आर्थिक नियोजन के लिए एक अधिक गतिशील और अपनाने योग्य दृष्टिकोण की ओर एक कदम दर्शाता है। तो दोनों कथन सही और आर जो है ए का सही विश्लेषण करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। भागलपुर जो है शहर विशेष रूप से जाना जाता है, तो ये विशेष रूप से सिल्क के लिए जाना जाता है। इसको सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो भागलपुर विशेष रूप से टसर सिल्क के लिए जाना जाता है। जमुई बिहार जाना जाता है तो अपने सोना भंडार के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा सोना भंडार। डीपी धर ने तैयार और शुभारंभ किया था। फिर से पंचवर्ष क्वेश्चन है। तो डीपी धर का संबंध 5वीं पंचवर्ष योजना से था। डीपी धर का संबंध 5वीं पंचवर्ष योजना से है। पहला पंचवर्ष योजना नेहरू मॉडल पे था और दूसरा पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है और 5वीं डीपी धर मॉडल पे। यहाँ पर अभिकथन और कारक से फिर एक सवाल है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इसका कारण है कि बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि और मानव विकास सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। तो दोनों कथन सही होगा और आर ए का सही स्पष्टीकरण होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर। बिहार पर्यटन नीति 2023, तो यह नीति कब आई है? 2023 में। यह भी याद रखना होगा, बिहार पर्यटन नीति कब आई है? 2023 में। तो बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत क्या है? तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 25% की सब्सिडी देती है सरकार अगर 50 करोड़ से ज्यादा अगर निवेश करते हैं। किसके तहत? तो बिहार पर्यटन नीति 2023 के तहत। भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र क्या होगा? तो आंसर इसका होगा बी लोक निर्माण। मुख्य रूप से जिम्मेदार लोक निर्माण होगा। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य ध्येय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्मार्ट बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी का विकास। हरित अवसंरचना की अवधारणा संबंधित है। तो इसका मैं आंसर एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूं कि कौन सा होगा, ये बीपीएससी आपको बताएगी, क्योंकि नवीकरण ऊर्जा, सतत शहरी विकास सब हरित अवसंरचना के अंतर्गत ही आता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र के लिए विकास के लिए आवश्यक है? तो यहां पर भी एग्जैक्ट आंसर मालूम नहीं कर पा रहा हूं, बीपीएससी बताएगी इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि वित्तीय सेवाएं भी हो सकती है, डिजिटल अवसंरचना भी हो सकता है, परिवहन अवसंरचना भी हो सकता है। तो प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए क्या आवश्यक है पूछ रहा है। तो सभी तो आवश्यक हो सकते हैं, परिवहन अवसंरचना, वित्तीय सेवाएं, डिजिटल अवसंरचना सब है। तो आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर होगा सी राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है? राजस्थान। यह इंटरनेट सेवा से संबंधित है। एल रूट किससे संबंधित है? तो इंटरनेट सेवा से संबंधित है। किस
किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो क्यों होती है कि नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास सृजन करना, असमानता को कम करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना। तो सभी हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन डी। डेटा सेंटर का मुख्य रूप से क्या कार्य है? तो डेटा सेंटर क्यों स्थापित किए जाते हैं? तो डेटा भंडारण और प्रसंस्करण के लिए एक भौतिक सुविधा हेतु। तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। यहां पर सीमा चिन्ह और कुछ प्रसिद्ध दिया गया है, आइए जानते हैं। दिल्ली मेट्रो भारत की पहली चालक रहित मेट्रो का उपयोग करने वाली मेट्रो बनी है। तो यह गलत है, क्योंकि बेंगलुरु मेट्रो बनी है। यह बेंगलुरु मेट्रो जो है भारत की पहली चालक रहित मेट्रो का उपयोग करने वाली मेट्रो बनी है, बेंगलुरु। बांद्रा वर्ली सी लिंक भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। तो यह भी गलत कथन है। ये जो सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल बना है, यह अटल सेतु है और इसका नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। बांद्रा वर्ली सी लिंक इसका नाम नहीं, इसका नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जो कि 21.8 किलोमीटर लंबा है और इसकी लंबाई जो है लगभग 5 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा है इसकी लंबाई, ध्यान रखना है। तो आंसर होगा ये, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन होगा? अटल सेतु, जो कि महाराष्ट्र में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इसका नाम है, 21.8 किलोमीटर लंबा है। और एकता की मूर्ति यानी कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये सिर्फ सही है, इसका मतलब यहाँ केवल एक युग्म सही है। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा पूछा गया है इसमें डीएसओ परीक्षा में। तो बीपीएससी में भी इसी लेवल के प्रश्न आपसे पूछने की संभावना रहेगी। निम्नलिखित में से भारतीय वरीयता क्रम में सबसे नीचे कौन आता है? तो आंसर होगा ए, उप प्रधानमंत्री सबसे नीचे आता है। इस सब में अगर देखा जाए तो वरीयता क्रम देखते हैं तो पहले स्थान पर है राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति है, फिर प्रधानमंत्री हैं, फिर राज्यपाल आते हैं, फिर पूर्व राष्ट्रपति आते हैं, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा अध्यक्ष एक साथ आते हैं। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कौन वरीयता क्रम साझा करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, और फिर प्रधानमंत्री का 7वां स्थान पे आता है, उप प्रधानमंत्री 7वें स्थान पे आता है। तो इसका आंसर होगा उप प्रधानमंत्री। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? तो आंसर होगा बी, प्रभावी बहुमत। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक भारतीय नवाचार है। हाँ, यह एक भारतीय नवाचार है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नियमावली में उल्लिखित नहीं है, यह गलत है, नियमावली में उल्लिखित है। यह लोकसभा और राज्यसभा के नियम में लिखा हुआ है इसके बारे में। तो आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन बी। संसद की अनुमान समिति अर्थात एस्टिमेट्स कमेटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अनुमान समिति का गठन जॉन मथाई समिति के सिफारिश पर किया गया था, यह सही कथन है। और इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो यह भी सही कथन है, क्योंकि इसमें सिर्फ लोकसभा से 30 प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसमें राज्यसभा से एक भी शामिल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है? तो आर्टिकल 371C में करता है मणिपुर के लिए। तो मणिपुर बहुत ज़्यादा चर्चा में था पिछले वर्ष, अभी भी है ही, राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू हो चुका है। तो पूछ रहा है यहाँ क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? आर्टिकल 371C। स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन आया था, फिर कौन, सजाना है इसे। तो सबसे पहले आया था बलवंत मेहता समिति, ऑप्शन ए, सिर्फ एक ही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। आइए देखते हैं। बलवंत मेहता समिति 1957 में आता है। फिर आता है आपका अशोक मेहता समिति 1977 में, जो अपना रिपोर्ट 78 में पेश करती है, 1978 में। फिर आता है GVK राव समिति 1985 में, और फिर थुंगन समिति 1988 में। तो पंचायती राज से संबंधित जितनी भी समितियां हैं सबका याद कर लीजिएगा कौन सी समिति कब आई है। और पंचायती राज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से
कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो अरुणा आसफ अली जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं है। टोटल 15 महिला जो है उस संविधान सभा के सदस्य रहती हैं। टोटल महिला कितनी है? 15, और यहाँ पे सिर्फ महिलाओं का ही नाम दिया गया है। सुचिता कृपलानी सदस्य थी, विजया लक्ष्मी पंडित थी, राजकुमारी अमृत कौर थी। ध्यान रखना है अरुणा आसफ अली संविधान सभा के सदस्य नहीं रहती है। और कितनी महिला संविधान सभा में होती हैं? तो 15 महिला है। भारतीय संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से ग्रहण किया है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ऑप्शन होगा डी, दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। यह प्रारूप समिति से संबंधित नहीं है। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था? आंसर होगा सी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास वाणिज्य मंत्रालय था। तो स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास। तो आपको स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट और अंतरिम सरकार में जो कैबिनेट बना था वहां से बीपीएससी हर एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछती है, तो उसको बढ़िया से याद कर लेना है। भारत में निवास कर रहे एक कनाडा के नागरिक को निम्नलिखित में से किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है वह? तो आप लोग को पता है कि आर्टिकल 15, 16, ऐसे ही मैं भूल रहा हूं, लेकिन इसमें हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29 और 30 ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनको नहीं मिलेगी। यानी कि आर्टिकल 19 के तहत आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये किसी भी बाहरी देश के लोगों के लिए नहीं होगा, इसे भारत के नागरिक के लिए होगा। तो आंसर होगा सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया था? तो आर्टिकल 38 जो है यह 42वां संविधान संशोधन 1976 से सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान किसे जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है? तो आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को देता है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत। ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान किसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है? तो आंसर होगा बी, सर्वोच्च और उच्च दोनों को देता है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 231, 231। ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय, आर्टिकल 231। भारत में निवास कर रहे, क्वेश्चन हो गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था? तो आंसर होगा, आंसर डी होगा आपका, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह निम्नलिखित में से किसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो अभी जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है स्वास्थ्य कारणों से, तो उपराष्ट्रपति बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको डिटेल में करके जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहां इसका पहला ही कथन सत्य नहीं है कि ढोंडो के सब कड़वे उच्च जाति की हिंदू विधवाओं की शिक्षा के खिलाफ थे। तो ऐसा नहीं है, गलत कथन है। तो आंसर आपका एक हो जाएगा। और फिर और भी यहाँ पर है, पढ़ देता हूँ मैं इसको भी। मद्रास थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट ने कहा कि प्राचीन भारत में हिंदू महिलाएं शिक्षित थी और समाज में स्वतंत्र रूप से घूमती थी। उत्तर भारत के आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया। 1882 की हंटर आयोग रिपोर्ट ने लड़कों की तुलना में लड़कियों के स्कूलों के लिए अधिक उदार अनुदान सहायता और लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति और पुरस्कार की सिफारिश की है। तो ऑप्शन भी अच्छा से आप लोग देखिएगा, ऑप्शन से भी कुछ प्रश्न निकलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि जब द्विराष्ट्र सिद्धांत जोर पकड़ रहा था तब किसने मॉर्ले मिंटो सुधारों पर तंज करते हुए कहा, पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल नहीं
वरन मिंटो था, ये राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। यह राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। ऑप्शन हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर है फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहाँ पर असली नाम और लोकप्रिय नाम दिया गया है। तो मूल शंकर किसका नाम था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। नरेंद्र नाथ दत्त किसका नाम था? स्वामी विवेकानंद का। गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का नाम था। और मार्गरेट एलिजाबेथ, यह सिस्टर निवेदिता का नाम था, भगिनी निवेदिता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्पेनिश फ्लू सबसे पहले 1918 में भारत के किस शहर पहुंचा था? मुंबई में पहली बार मिला था। तो स्पेनिश फ्लू सबसे पहले 1918 में भारत के किस शहर पहुंचा था? मुंबई। सहमति आयु अधिनियम 1891, आपको याद रखना होगा कि सहमति आयु अधिनियम कब आया है? तो 1891 में आया था। कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह मुंबई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालावारी थे जिन्होंने इसकी वकालत की थी। यह कथन सही है कि यह जो अधिनियम आया था तो बहराम जी मालावारी के प्रयास से ही आया था। और इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली गर्मपंथी शाखा का समर्थन प्राप्त था। तो नहीं, यह कथन गलत है। यह समर्थन ने विरोध किए थे, क्योंकि इन्होंने कहा था तिलक ने कि यह हमारे सांस्कृतिक धरोहर पर चोट है। तो ध्यान रखना कि इसका आंसर होगा केवल एक। इसका विरोध करते हैं तिलक, सहमति आयु अधिनियम 1891 का। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो डचों ने गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर पूर्वी तट पर अपने कारखाने या गोदाम स्थापित किए थे। तो हाँ, डचों ने यहाँ पर पूर्वी तट पर कारखाने या गोदाम स्थापित किए हैं। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा किया था, यह भी कथन सही है। और विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास में एक कारखाना स्थापित किया गया था, यह भी कथन सही है। इसका आंसर होगा 1, 1, 2 और 3, तीनों कथन सही है। इतिहास में भी कथन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया, तो ठीक से ध्यान देकर स्टडी करना होगा, जो कुछ दिन बच गया है अब। निम्नलिखित में से कौन सा नेता बिहार में चंपारण सत्याग्रह से प्रमुख रूप से जुड़ा था, जो भारतीय जन आंदोलन में महात्मा गांधी की पहली सक्रिय भागीदारी थी? तो इसमें राजेंद्र प्रसाद बहुत सक्रिय तरीका से किससे जुड़ते हैं? तो गांधी जी से जुड़ते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की थी? तो औपचारिक शुरुआत तो ऐसे कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 से ही होता है, लेकिन बीपीएससी इसका आंसर क्या मानती है देखने वाली बात होगा। लेकिन इसका आंसर होना चाहिए कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920। बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा बी, 1868 में हुआ था। तो बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना 1868 में मुजफ्फरपुर में सैयद अहमद अली ने किया था। किसने किया? सैयद अहमदाद अली। सैयद अहमदाद अली ने की थी मुजफ्फरपुर में 1868 में। बिहार के जगदीशपुर से 1857 के भारतीय विद्रोह का नेता कौन था? कुंवर सिंह था। फेमस क्वेश्चन है, बार बार बीपीएससी पूछती है। आंसर होगा बी, कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान साल्ट पीटर, जिसको सोरा के रूप में भी जानते हैं, कि निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो अपना बिहार इसका बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। आंसर होगा डी, बिहार। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था, कहाँ पर लागू हुआ था पूछ रहा है? तो यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू हुआ था। तो जो जितने ही प्रकार के 3 प्रकार की मुख्य भूमि बंदोबस्त व्यवस्था है, तीनों को अच्छा से देखना है। भूमि बंदोबस्त व्यवस्था को देख के जाना है, याद रखना। भू व्यवस्था जो भी है उसको देख के जाना है। तो अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कहाँ लागू किया गया था? तो यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया। आंसर होगा सी। बाघा जतीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बाघा जतीन के बारे में कौन सा कथन सही है, यह पूछ रहा है। तो डायरेक्ट आंसर पर आते हैं कि वे ऑप्शन सी सही होगा। वे जम्बूतर क्रांतिकारी समूह से जुड़े थे और 1915 में बालासोर में ब्रिटिश बलों से लड़ते हुए शहीद हुए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बाघा जतीन जो है वह किस क्रांतिकारी समूह से जुड़े हुए थे? तो यहाँ पर है जन बूतर, जून बतर। ध्यान रखना, ये नाम याद रखिएगा, जून बूतर। बाघा जतीन, तो जो से होता है जतीन, और जो से ही इसका क्रांतिकारी संगठन का भी नाम है, तो याद रखने आसानी होगा। और 1915 में बालासोर में ब्रिटिश बलों से लड़ते हुए शहीद हुए। आंसर होगा सी।
भारतीय राष्ट्र आंदोलन के दौरान बदरुद्दीन तैयब जी का कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है? बदरुद्दीन तैयब जी, इसका आंसर होगा सी, कि वे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बनते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। निम्नलिखित अकाल आयोगों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो सजाने बोल रहा है, इसका आंसर होगा डी। तो देखते हैं कौन कौन आएगा पहले। तो सबसे पहले कौन सा अकाल आयोग आया? तो कैंपबेल का अकाल आयोग, तो डी पहले आया। कैंपबेल 1866 में आ गया था यह। और उसके बाद आता है स्ट्रेची का अकाल आयोग, स्ट्रेची का बी 1880 में। उसके बाद आता है लॉयल का अकाल आयोग 1898 में। फिर आता है मैकडोनल्ड का 1901 में। तो DBC है, आंसर हो जाएगा डी। ध्यान रखना, तो याद रखिएगा कौन कब आया, डेट याद रखना है आपको। बलबन से कौन संबंधित नहीं है? तो चहलगानी तुर्क, इस समाप्ति बलबन ने ही किया था, संबंधित है। रक्त और लोह की नीति संबंधित है। और मामलुक वंश से संबंधित है बलबन। तो इससे संबंधित जो नहीं है उसका आंसर होगा ये, पूंजी का हस्तांतरण बलबन से संबंधित नहीं है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। राजधानी परिवर्तन के समय जब उन्होंने मुद्रा का परिवर्तन किया तो पूंजी का हस्तांतरण कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किस अखबार ने नील विद्रोह के दौरान इंडिगो प्लांटर्स की कड़ी निंदा की और कृषकों के पक्ष का समर्थन किया था? तो कौन थे वो? हिंदू पेट्रियट। हिंदू पेट्रियट इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर किनके खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका अधिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े? तो मैंने जहाँ तक इसको खोजा इसका आंसर, तो इसमें आरसी दत्त दिखा रहा है, लेकिन बीपीएससी अब देखते हैं क्या इसका देती है। मेरे हिसाब से आरसी दत्त ही होना चाहिए, क्योंकि इस पर जो काम किया था आरसी दत्त कर रहे थे या फिर दादा बेनर्जी कर रहे थे। तो इसका आंसर होगा आरसी दत्त, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं पूछ रहा है? तो खुदाई खिदमतगार किसका था? अब्दुल गफ्फार खान का, जो लाल कुर्ती कहते थे जिसको। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, तो अल्लाह बख्श का था यह। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे अल्लाह बख्श। खाकसार पार्टी अल्लामा मशरिकी जुड़े हुए हैं इनसे, खाकसार पार्टी। और कृषक प्रजा पार्टी जो है यह अब्दुल हक नहीं फजूल हक से संबंधित है। कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक हैं फजूल हक। तो आंसर डी है। मॉडर्न हिस्ट्री से भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अच्छा से तैयारी करके देखना होगा। बख्तियार खिलजी ने जब 1202-3 में बंगाल पर आक्रमण करते हुए तिरहुत पर हमला किया तो वहां के शासक राजा नरसिंह देव के लिए इसका क्या परिणाम था? तो इसका आंसर होगा डी। उन्होंने कर देने पर सहमति जताई, उनका क्षेत्र उन्हें लौटा दिया गया। तो वह कर देने पर सहमति हो जाते हैं कि हम कर देने के लिए तैयार हैं और मेरा क्षेत्र हमको लौटा दीजिए। तो आपसे यहाँ प्रश्न से भी 2-3 आंसर निकलते हैं। बख्तियार खिलजी ने कब बंगाल पर आक्रमण किया? 1202-3 में। कहाँ पर किया था? तिरहुत पर। वहाँ के राजा कौन थे? तो राजा नरसिंह देव थे। ये सब याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा। 1928 में आयोजित बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो यह मोतिहारी में हुई थी। ध्यान रखना है कि बिहार यूथ लीग की स्थापना 1928 में मोतिहारी में होती है। निम्नलिखित में से कौन से नेताओं का युग्म 1922 में मुंगेर में किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार थे? तो ध्यान रखना है कि 1922 में मुंगेर में किसान सभा होता है। किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। इसका आंसर सी होगा, श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। वर्ष 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया है। जहाँ तक आप लोग इसको देख लीजिएगा बीपीएससी क्या आंसर देती है, मुझे ये पता भी नहीं और मिला भी नहीं मुझे। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया? यह इलाहाबाद स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति का इलाहाबाद स्तंभ लेख है, वहीं पर समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया था, प्रयाग प्रशस्ति का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिलाखंड या रॉक कट मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ए, एलोरा का कैलाश मंदिर। अशोक के किस शिलालेख में
कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो शिलालेख नंबर 13 में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। ऑप्शन बी शिलालेख 13। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में एक बड़े अक्षरों वाला संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा ए धौलावीरा। किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षरों वाला एक संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। थोड़ा जल्दी करते हैं ना तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। शेरशाह के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शेरशाह के साम्राज्य को 47 सरकार में विभाजित किया गया था। चीफ सिकदार कानून और व्यवस्था और चीफ मुंसिफ जज, जो प्रत्येक सरकार में प्रशासन के 2 प्रभारी अधिकारी थे। ये कथन सही है। तो आपको याद रखना होगा शेरशाह ने अपने साम्राज्य को कितने विभाजित किया? 47 वर्ग में। और यहाँ पर 2 प्रभारी थे। एक का नाम था चीफ सिकदार जो कानून व्यवस्था को संभालता था, चीफ सिकदार, और एक था चीफ मुंसिफ जो जज को संभालता था और जो जज वाला काम करता था। और उसके बाद है प्रत्येक सरकार को कई परगनों में विभाजित किया गया था। ये भी सही है, सरकार को परगना में विभाजित हुआ। दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है पूछ रहा है? तो उन्हें सशर्त या मशरूत मनसब दिया जाता था। हाँ, दिया जाता था, ये सही है। उन्हें नगद के साथ साथ जागीर भी दी जाती थी, तो नगद और जागीर दोनों दिया जाता था मनसब में, तो ये भी सही है। उन्हें सशस्त्र बल बनाए रखने होते थे, तो यह भी सही है, सशस्त्र बल बनाए रखने होते थे। उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था, तो यही आपका आंसर होगा। उन्हें स्थानांतरित किया जा सकता था, उन्हें स्थानांतरित किया जा सकता था। तो आइए जानते हैं मनसबदारी प्रथा जो है वो 1571 में अकबर ने शुरू की थी। अकबर ने, यह मुख्यतः प्रशासनिक राजस्व प्रणाली था। अकबर के समय शुरू किया गया, यह प्रशासनिक राजस्व प्रणाली था और उन्हें स्थानांतरित किया जा सकता था, यह याद रखना है। आंसर होगा डी। मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन शाही परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति करता था? तो इसका आंसर होगा मीर सामान। देखिए, सामान लाने धोने का काम कौन करेगा? सामान ही करेगा। ऐसे ओरिजिनल में इसको मीन समन बोलते हैं, यहाँ पर सामान लिख दिया गया, लेकिन आप लोग याद रखिएगा सामान से ही कि मुगल काल में निम्नलिखित कौन शाही परिवार आवश्यकता की पूर्ति करता था? तो मीर सामान। आंसर डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो यहाँ पर आंसर होगा इसका बी। 1 का 4 है, दूध सागर गोवा में है, बरकाना कर्नाटक में है, जलप्रपात ये सब, बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में है, खंडाधार उड़ीसा में है और पलानी जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो याद रखिएगा। विश्व के किस क्षेत्र में अपक्षालन की प्रक्रिया बड़ी तीव्र होती है? इसका आंसर मुझे समझ में नहीं आया। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या होना चाहिए इसका आंसर। विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी और कॉस कीट पालन अर्थात रेशमी उत्पादन बहुत विकसित है। कहाँ पर? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में होता है। अंगूर खेती का संबंध मुख्यतः भूमध्य सागरीय क्षेत्र से है। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाया जाता है? तो परिप्रशांत पेटी में, पैसिफिक ओशन में ज्यादा ज्वालामुखी आता है। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कौन है? तो उष्ण कटिबंध क्षेत्र जो होता है। आंसर होगा बी, उष्ण कटिबंध क्षेत्र सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। विश्व के 2 शीर्ष अग्रणी टीन उत्पादक देश कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा चाइना, इंडोनेशिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व में वर्तमान में जो है 2 प्रमुख टीन उत्पादक देश जो वह चीन और इंडोनेशिया है। रांची का पठार उदाहरण है, उत्तित पेनीप्लेन का एग्जाम्पल। रांची का पठार इसका एग्जाम्पल है उत्तित पेनीप्लेन का। किस नदी को बिहार का शौक कहते हैं? तो कोसी को। आंसर डी। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल का सीमा साझा नहीं करता है? तो आंसर होगा इसका सी, पूर्णिया नहीं करता है। यहाँ पर एक ट्रिक याद रखिएगा आप लोग, BSMS-1K, यह जो डिस्ट्रिक्ट है यह बिहार से नेपाल का सीमा साझा करने वाला। कितनी डिस्ट्रिक्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 डिस्ट्रिक्ट साझा करेंगे। कौन कौन? तो बी से वेस्ट चंपारण, ई से ईस्ट चंपारण, एस से सीतामढ़ी, एम से मधुबनी, एस से सुपौल, ए से अररिया, के से किशनगंज। तो ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन है? तो कैमूर अभ्यारण्य जो बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और इसकी चर्चा इसको दूसरा कैमूर अभ्यारण्य बिहार में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो जल्दी कर रहा हूँ, वीडियो लंबा बन रहा है। भीम बांध वन जो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मुंगेर में है।
यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आगामी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी आयोजित की जाती है, 71 बीपीएससी हो गया, बीपीएससी टीआरई हो गया। बिहार की मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है? तो गंगा ही बिहार की मुख्य नदी प्रणाली है। गंगा जो है बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट जोड़ती है? तो 12 डिस्ट्रिक्ट से संबंध है, 12 डिस्ट्रिक्ट। निम्नलिखित में से किस जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? तो बक्सर जिले से बिहार में प्रवेश करती है। आंसर ये होगा बक्सर। निम्नलिखित में से कौन कोयला खदान से संबंधित नहीं है? कोयला उत्पाद संबंधित नहीं है तो बेलाडीला है, जो आयरन ओर की खान है। बेलाडीला कोयला से संबंधित नहीं है, यह लो एस की खान है बेलाडीला। निम्नलिखित में से कौन महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न हुआ? तो सतलज जो था इसका संबंध हिमालय से पहले से है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से कौन सी भारत में पाई जाती है? तो एम से या मानसूनी प्रकार जलवायु संबंधित है। तो ध्यान रखना है कि भारत में कौन जलवायु पाई जाएगी? एम। कोपेन ने क्या कहा? एम। तो यह 71 बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से बीपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछी है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण, जिसको एक बार देख लीजिएगा। हिमालय की किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ? तो शिवालिक श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ है और यह बिहार से भी जुड़ता है। शिवालिक जो है पश्चिम चंपारण में आता है, शिवालिक का विस्तार, ध्यान रखें शिवालिक। निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग कर अंतर चुनिए। तो क्या होगा इसका आंसर? तो नदी और सहायक नदी पूछ रहा है, तो गंगा क्या होगा? कोसी, यमुना चंबल, कृष्णा भीमा और महानदी शिवनाथ। आंसर होगा बी। देख लीजिए कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा जो है अरब सागर में गिरती है, एस्टुरी बनाती है। नर्मदा और तापी अरब सागर में गिरने वाली मुख्य नदी है जो एस्टुरी बनाती है। टोडा जनजाति का संबंध किस राज्य से? टोडा तमिलनाडु की जनजाति है जो नीलगिरी पहाड़ी पर मुख्यतः पाई जाती है। किस के द्वारा लोह को गैल्वेनाइज किया जाता है? तो शीशा इसका यस्क, शीशा का यस्क होता है, ध्यान रखना है। माचिस की तिल्ली की टिप पर क्या लगा होता है? तो लाल फास्फोरस लगा। आंसर होगा सी, लाल फास्फोरस। शाही जल जिसमें प्लेटिनम और सोने को गलाने की क्षमता होती है बना होता है एक मिश्रण से। एक्वा रेजिया की बात कर रहा है। तो एक्वा रेजिया जो होता है 1:3 होता है। 1 हो गया HNO3 और 3 HCl होता है। आंसर होगा बी, 1 HNO3 और 3 HCl। कोयले की किस किस्म से यह पहचाना जा सकता है कि इसका निर्माण किसी पौधे से हुआ है? तो यह पीट कोयला ऐसा होता है जिसको हम पहचान सकते हैं कि इसका निर्माण किस पौधे से हुआ है, पीट। तो सबसे अच्छा जो कोयला क्वालिटी एंथ्रासाइट का माना जाता है। लेकिन भारत में सबसे अधिक कौन मिलता है? बिटुमिनस। और कौन सा कोयला है जिसको हम पहचान सकते हैं कि किस पेड़ से बना होगा? तो यह पीट कोयला है, ध्यान रखना। आंसर है पीट। वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सबसे अधिक योगदान देता है? यह कार्बन डाइऑक्साइड होगा। नेक्टॉन्स समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च परभक्षी हैं। निम्न में से कौन नेक्टॉन्स की श्रेणी में नहीं आते हैं? तो यह लोबर्टस नहीं आता क्योंकि यह बेंथॉन्स की श्रेणी में आता है। तो याद रखिए आप लोग कि लोबर्टस जो है यह बेंथॉन्स की श्रेणी में आता है। बाकी जेली फिश, शार्क और कटल फिश जो है यह नेक्टॉन्स की श्रेणी में आता है। डीएनए एवं आरएनए में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं मिलता है? इसमें सल्फर नहीं मिलता है। डीएनए आरएनए में कौन सा तत्व नहीं मिलता है? सल्फर नहीं मिलता है। फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये मिलता है। पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा का परिवहन सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत जो दिया था लिंडमैन ने दिया था। 10% ऊर्जा का सिद्धांत लिंडमैन देते हैं और कहते हैं कि 10% ही उत्सर्जित होता है, बाकी 90% ऊर्जा जो है नष्ट हो जाती है। 10% ही क्या होता है? उत्सर्जित होता है, बाकी 90% नष्ट हो जाती है। सिद्धांत है लिंडमैन का। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा त्रैमासिक पत्रिका हॉर्नबिल प्रकाशित की जाती है, जिससे अध्ययन किया जाता है। क्या अध्ययन करते हैं इसमें? तो वन्य जीव वातावरण के बारे में। आंसर होगा सी। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि हॉर्नबिल पत्रिका कौन प्रकाशित करता है? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? तो भारत में 4 बायोस्फीयर। आंसर होगा बी, 4। कौन कौन है? एक हिमालय है, पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा क्षेत्र है और सुंडालैंड है। ये 4 हैं भारत में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्षेत्र।
लंबवत तरंगे किससे नहीं गुजरती है? तो निर्वात से नहीं गुजरती है, क्योंकि लंबवत तरंगों को गुजरने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। लंबवत तरंगे के गुजरने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, यह निर्वात से नहीं गुजर सकती है। मानव जीवाश्म की उम्र निर्धारण में कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो यह रेडियो कार्बन डेटिंग विधि है। आंसर ए होगा। यदि एक चालू फ्रिज के दरवाजे को किसी कमरे में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। प्रीवियस से बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, आंसर बी हो जाएगा। यदि एक द्रव की गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर दिया जाए, द्रव की गुरुत्वाकर्षण को क्या कर दिया जाए? शून्य कर दिया जाए, तो निम्न में से क्या होगा? तो श्यानता जो होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा श्यानता में। बाकी में उत्प्लावक बल, सतही तनाव, दबाव में तो उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन श्यानता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर्दियों में एक कंबल के बजाय 2 कंबल का उपयोग कर शरीर को गर्म रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो क्योंकि 2 कंबल जो है वायु का आवरण पैदा कर देते हैं, जो ठंडी हवा को अंदर घुसने से रोकता है। तो आंसर होगा सी, कि 2 कंबल वायु का आवरण पैदा कर देते हैं और जो ठंडी हवा को अंदर घुसने से रोकते हैं। बहुत पुराने दस्तावेज को, लिखावट को पढ़ने के लिए कौन सी किरणें काम में ली जाती है? तो IR किरणें, यानी कि इंफ्रारेड रेज को, यूवी किरण का भी यूज होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें 2 किरण है, IR किरणें और यूवी किरणें। तो यहाँ ऑप्शन में IR है, तो आंसर IR होगा। माइक्रोफोन का क्या कार्य है? तो यह ध्वनि संकेत को विद्युत संकेतों में बदलता है। आंसर डी हो जाएगा, ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में बदलता है। निम्न में से कौन सा बल मट्ठे में से क्रीम को अलग करने में काम आता है? तो यह अपकेंद्रीय बल हो जाएगा, सी अपकेंद्रीय बल। कौन सी तरंगे सोनार में उपयोग की जाती है? तो प्राश्रव्य तरंगे सोनार में। आंसर होगा ए, प्राश्रव्य तरंगे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने किया था। 1932 में वह न्यूट्रॉन की खोज करते हैं चैडविक, और 1935 में उन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिल जाता है। तो चैडविक को कब फिजिक्स का नोबेल मिलता है? 1935 में। ऊपरी मिट्टी का कटाव एवं उर्वरक एवं कीटनाशकों का बहाव जो जलाशयों में एकत्रित होते हैं, उदाहरण है? तो दोनों ही ऋणात्मक प्रदूषण का उदाहरण है। ऋणात्मक प्रदूषण उसको बोलते हैं जिस प्रदूषण से सिर्फ हानि ही हो। धनात्मक प्रदूषण उसको बोलेंगे ऐसा प्रदूषण जो थोड़ा बहुत जो है कम हानि हो, थोड़ा बहुत हेल्प भी। ऊपरी मिट्टी का कटाव एवं उर्वरक एवं कीटनाशकों का बहाव 2 जलाशयों में एकत्रित हों, उदाहरण है किसका? तो दोनों ही ऋणात्मक प्रदूषण के एग्जाम्पल है। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आंसर होना चाहिए डी, सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड भी पूरी तरह से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड होता तो वह ग्रीन हाउस गैस होता, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड पूरी तरह से नहीं है। आंसर क्या लेती है बीपीएससी? देखते हैं। पौधे के किस भाग को चरने वाले जानवर कभी नहीं खाते हैं? तो जड़ को नहीं खाता है जानवर। हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं ऑक्सी श्वसन नहीं करती, यानी कि एनारोबिक श्वसन नहीं करती है? तो यह परिवक रक्त रुधिर कोशिकाएं नहीं करती, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। निम्न में से कौन सा तन का रूपांतरण है? तो नागफनी का फिलोक्लेट तन का रूपांतरण। आंसर सी हो जाएगा। बीजा अंकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर सभी चीजें बीजा अंकुरण का आवश्यक है। खनिज लवण भी आवश्यक है, नमी की भी जरूरत पड़ता है, ऑक्सीजन का भी और तापमान का भी। 20 से 25 डिग्री तापमान होती है। यहाँ पर प्रकाश अगर होता तो आंसर नहीं होता, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी ये सब की आवश्यकता होती है। मनुष्य के रक्त की पीएच वैल्यू क्या है? ये 7.35 से 7.45 होती है। मनुष्य में कलर ब्लाइंडनेस एवं हीमोफीलिया बीमारी के कारण क्या है? तो यह एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित अप्रभावी जीन है इसका कारण, अप्रभावी जीन। आंसर होगा ए। इस हारा टेस्ट किससे संबंधित है? इसी हारा टेस्ट, तो यह रक्त दृष्टिहीनता संबंधित है। इसी हारा टेस्ट किससे संबंधित है? तो रक्त दृष्टिहीनता से। बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रवित करते हैं, तो यह एंटीजन स्रवित करता है। तो इसमें 150 क्वेश्चन था, पूछा गया था डीएसओ एग्जाम में, जो कि आने वाला किसी भी एग्जाम, बीपीएससी हो, बीपीएससी टीआर हो, बहुत महत्वपूर्ण है टीआरई के लिए भी। यहाँ से 71th बीपीएससी में जो है आपसे डायरेक्ट भी बहुत सारे क्वेश्चन लड़ जाएंगे, और इस टॉपिक से इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो आप लोग इसी पैटर्न पर तैयारी को कर आगे बढ़ा सकते हैं। 40 दिन का भी अभी समय शेष है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।